हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े दिन तक और हार्ड लगेंगे, थोड़े क्वेश्चन और ऐसे लगेंगे कि क्या हो रहा है सर, यहाँ पे मजाक चल रहा है यहाँ पे। बट अगर ये क्वेश्चन तुमने समझे, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पता है कैसे होता है ना। ये करना क्यों जरूरी है वो समझना, बस इतने में काम हो जाएगा। तो कोशिश करता हूँ कि हर एक बात को आराम से समझा पाऊँ तुम्हारे को, और आराम से समझाने के बाद ये भी बता पाऊँ कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है लास्ट के अंदर। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 14 हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, फिर लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स ली थी तब हमारा आंसर आ गया, जिससे तुम्हारे को माइंडली क्लियर रहेगा कि हमें क्या करना है। कई बार क्या होता है, बच्चा पूरा प्रोसेस देख लेता है और फिर उसको पता नहीं चलता यार करना क्या था, यहाँ दिक्कत आ जाती है। तो कोशिश करूंगा कि वो बात भी तुम्हें समझा पाऊँ। और तो उसके लिए वीडियो पे रुके रहना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो फटाफट फालतू बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ स्लाइड को, ताकि हम डायग्राम अच्छे से बना पाए और समझा पाऊँ तुम्हारे को बातें। देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है जहां से टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। तुमने कहा देखो भाई, कहना ये चाहता है कि आपके पास एक सर्कल है। तुमने कहा ये रहा हमारा सर्कल, सर्किल बोलते हैं ना। इसके ऊपर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। अब भाई साहब, टेंजेंट अगर तुम्हें लगे कि टच नहीं हो रही है तो कंफ्यूज मत होना बस। ये टेंजेंट पी ए है और इस टेंजेंट का नाम है बच्चा पी बी। ठीक है, यहाँ पी पॉइंट है। एट अ पॉइंट ई ऑन द सर्कल टेंजेंट इज ड्रॉन। अब देखो वो कह रहा है कि ई पॉइंट एक सर्कल पे उससे तुमने टेंजेंट ड्रॉ की। तो देखो बच्चा, यहाँ पे ई पॉइंट तुम कहीं पर भी ले सकते हो, बट दो कंडीशन में मान के चलता हूँ। एक बार तो कोई बच्चा सोचेगा यहाँ होगा तो मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, है ना। और एक पॉइंट यहाँ हो सकता है जिसपे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, नाउ लिसन, विच इंटरसेक्ट्स पी ए एंड पी बी। तो देखो यहाँ पे ही कर सकता है वो इंटरसेक्ट, है ना। अब तुम कहोगे अच्छा सर, एक तो ऐसे करने पे भी तो कर सकता है। मैंने कहा हाँ, कर सकता है। तो वो तो कंडीशन बहुत सारी है, बट जब तक डायग्राम क्लियर नहीं है तो तुम्हें बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो वो नहीं कह रहा है कि प्रोड्यूस करने पे कट कर रहा है। ध्यान से सुनना, क्या नहीं करना है हमें, प्रोड्यूस नहीं करना है। तो अगर प्रोड्यूस नहीं करना है तो वो ए और बी के इस साइड में ही है। ठीक है, तो ई पॉइंट इधर तो नहीं हो सकता। ध्यान से सुन लेना, क्या बोला है मैंने, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तुम लोग। क्या नहीं कर रहे हो, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा ई पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की। अब आपको हो गया अच्छा सर, सर्कल के ऊपर आप पॉइंट ई थोड़ा इधर ले लेते तो ऐसे भी तो टेंजेंट बन जाती। मैंने कहा ऐसे लेते तब भी टेंजेंट बन जाती, बट हमें थोड़ा डायग्राम को रियलिस्टिक बना के रखना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा सेंटर में ले लिया। तो बच्चा यहाँ पे ई पॉइंट है तो यहाँ पे वो कट कर रहा है सी पॉइंट पे। देखो ए पी ए को सी पे और पी बी को कहाँ कर रहा है, डी पे। ठीक है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी। मुझे भी बोला है कि पी ए 14 है, मतलब पी से ए कितना है बच्चा, 14 सेंटीमीटर है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि पी से बी भी 14 होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो ट्राइंगल पीसीडी का अगर आपको पेरीमीटर निकालना तो आप ये लिखेंगे क्या, पी से सी, सी से डी और डी से पी। यही तो होगा तीन साइड। मैंने कहा यार देख, अगर मैं पी से ई, सी से ई की बात करूं और सी से ए की बात करूं, दोनों इक्वल है, क्योंकि सी पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक तो सी ए और सी। ऐसे ही डी पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, पी डी ई और बी डी। तो मैं एक बात यहाँ पे लिखता हूँ। सर देखो, पहली बात तो पी ए इक्वल होगा पी बी के, दोनों हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। क्या ये बात समझ में आई। तो सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सी से ए इक्वल होगा सी से ई के, एंड डी से ई इक्वल होगा डी से बी तक। क्या ये बात समझ में आ रही, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, पीसी की लेंथ पता है तुम्हें, नहीं। सीडी की लेंथ पता है, नहीं। डीपी की लेंथ पता है, नहीं। तो कैलकुलेट कैसे करोगे। फिर तुमने कहा देखो सर, पीसी तो पीसी रहेगा, बट सीडी जो है उस सीडी को मैं लिख सकता हूँ सीई प्लस ईडी। सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सी से ए पे रिलेशन पता है, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट किया। फिर तुमने कहा सर देखो, पीसी और सी ज्वाइन तो नहीं हो सकते, बट मैं इस सी की जगह यहाँ से इस इक्वेशन से, देखो इस इक्वेशन से सी ए लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, ओके। ऐसे मैंने कहा ई से डी की जगह अगर मैं डीबी लिख दूं या बीडी लिख दूं, एक ही बात है, डीबी लिख देता हूँ प्लस डीपी। तो आप मुझे बताओ, पीसी प्लस सीए कितना हो जाएगा। आप कहोगे पीए हो जाएगा,
और डीबी प्लस डीपी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे पीबी हो जाएगा। और तुम्हें पता है पी और पीबी 14 के दोनों इक्वल है, तो 14 प्लस 14 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो जब भी तुमसे पेरीमीटर पूछेगा तो हमें ध्यान रखना है कि सर बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा, टेंजेंट्स इक्वल हो जाती है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेना है। और जब ट्राइंगल का पूछेगा तो उसकी साइड को स्प्लिट करना जरूरी हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा तो नहीं था ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सबसे बड़ी दिक्कत है डायग्राम इसका बनाया हुआ नहीं है मैंने, डायग्राम गिवन है, तो मैं फटाफट आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है बच्चा, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे है, लग रही है टेंजेंट जैसी, ठीक है ना, ये टेंजेंट जैसी लग रही है यहाँ से। बट ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो समझेंगे जब मैं बना लेता हूँ पूरा, तो फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तब। ऐसे, ठीक है। ये कह रहा है कि एक एबीसी राइट ट्राइंगल है, तो मान लेते हैं एबीसी यहाँ है, ये क्या है हमारा राइट ट्राइंगल है। एट बी पे राइट एंगल है, तो हमने कहा ये रहा राइट एंगल। सच दैट बीसी 6 सेंटीमीटर है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इसमें। ए बी 8 सेंटीमीटर, तो ये ए बी आपकी टोटल 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट गिवन अपने को पी क्यू आर, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है ना, जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो सर्कल को टच कर रही है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर, अगर आपको रेडियस निकालनी है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये ओ सेंटर पॉइंट है, तो दीज आर द रेडियस। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। तो ये बात सबको पता होगी, रेडियस इज, थ्योरम है ये 10.2, परपेंडिकुलर, सॉरी 10.1 ऑन टेंजेंट। 10.1 है ये, 10.2 तो बताती है साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब आप सीधी सी बात ये बोलेंगे कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, और OQ जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे। सिमिलरली OR जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे। फिर तुम इसके बाद एक लाइन ये लिखोगे, सर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है कि देखो अगर मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो AP किसके इक्वल है AR के, और BP किसके इक्वल है BQ के, और सी क्यू किसके इक्वल है सी आर। ये बात भी समझ में आती है। अब मैंने कहा देखो अगर ये बीपी इक्वल है बी क्यू के, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90। ध्यान से देखना, यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे क्यू पॉइंट है। तो मेरे को एक बात बताओ, तुमने कहा कि एडजेंट साइड है, ये दोनों इक्वल है, टेंजेंट्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो ये ओपी और ओ आर तो रेडियस है, और ये टेंजेंट से तो इक्वल है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, और ये एंगल 90 है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 होने पे या तो वो रोम्बस होता है या फिर वो रेक्टेंगल होता है। मतलब सीधी सी बात है, आप यहाँ से बोलेंगे सर देखो एंगल P इक्वल एंगल B इक्वल एंगल Q 90 डिग्री है, तो हम देयरफॉर ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल OB 90 डिग्री होगा। कैसे निकाला मैंने इसको एक क्वाड्रिलेटरल माना, क्वाड्रिलेटरल में तीन एंगल 90 के हैं, तो मैंने टोटल किया 9 3 जा 270, उसको टोटल 360 में से माइनस किया तो 90 आया। तो ये तो मैंने निकाला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई देखो सीधी सी बात है कि अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, और इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या एक बच्चा पैरेललोग्राम है। देखो रूल होता था कि ऑपोजिट साइड के एंगल, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ से क्यों बोला है मैंने कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए तुम्हारे को कि किस कंडीशन में ला सकते हैं। अब मैंने कहा एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेंट साइड के पेयर इक्वल होते हैं, पास वाली साइड के, तो वो क्या हो जाता है, और एंगल 90 डिग्री के हैं, तो एडजेंट साइड के पेयर इक्वल होने पे पेयर ऑफ, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें पेयर ऑफ एडजेंट साइड्स, दो ही पेयर बने, एडजेसेंट एडजेसेंट
सही लिखा था ना मैंने? हाँ, एडजेंट साइड्स आर इक्वल। ये क्लास 9th की बातें बहुत काम आएंगी, ध्यान से सुन लेना भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी बी आर क्यू इज ए स्क्वायर। ये क्या हो गया? एक स्क्वायर हो गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये भी आर है और ये भी क्या है? आर है। तो पहली बात तो ये तुम्हें थोड़ी सी 9th क्लास की बात पता होनी चाहिए। तो मैं इसको आर लिख दूं और इसको आर लिख दूं, तो आप मुझे एक बात बताइए भाई, सिंपल सी, कि अगर आपको ध्यान से एक बार थोड़ा सा टाइम दो मुझे। अगर आपको ये पता है कि ए बी अगर 8 सेंटीमीटर की है, तो मैं ए बी को ए पी प्लस बी बी तो लिख ही सकता हूँ जो 8 सेंटीमीटर की है। मुझे पता चला कि ए पी आर है और पी क्यू क्या है? पी बी पता नहीं, सॉरी पी बी आर है, ए पी नहीं है। ए पी तो ए पी है, पी बी क्या है तुम्हारी? आर है, वो 8 है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस साइड के अंदर इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को, है ना, और इस पार्ट को, सबको आर की फॉर्म में लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि एपी की वैल्यू 8 माइनस आर हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या मैं ऐसे ये भी लिख सकता हूँ बच्चा कि क्यूसी की वैल्यू 6 माइनस आर हो जाएगी? नॉर्मली भी तुम सोच सकते हो, लिख भी सकते हो कि टोटल बी से सी तक अगर 6 है, इतना पार्ट अगर आर है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा? 6 माइनस आर होगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? पर पहली बात तो मुझे कहोगे सर एसी तो आपको पता ही नहीं है। तो मैं ऐसे बोला, देखो फटाफट एसी पता करते हैं। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर देखो हाइपोटेन्यूस है एसी, तो एसी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगी। इसमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। तो ए सी स्क्वायर तो पता नहीं, बट ए बी आपका 8 स्क्वायर है और बी सी आपका 6 स्क्वायर है। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो ये 100 हुआ। तो मैंने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, ए सी आ गई 10। ए सी कितनी आ गई? 10। तो आप बोले देखो सर ए पी ए आर के इक्वल है, यहाँ पे लिखा आपने ए पी किसके इक्वल है? ए आर के। तो अगर ए पी और ए आर इक्वल हैं, तो इन दोनों की वैल्यू 8 माइनस आर हो जाएगी। फिर आपने कहा कि सर क्यू सी जो है वो किसके इक्वल है? सी आर के इक्वल है। देखो ये लिखा हुआ हमने टेंजेंट्स के कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब ये हो जाएगी 6 माइनस आर। तो अगर मैं इन तीनों साइड का सम कर लूं भाई, इन ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब, तुम एक बार नोट्स अपने बना लेना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड का सम, क्योंकि तीनों की लेंथ पता है, तो आप लिखेंगे 8 प्लस 6 प्लस 10 होगी। आपने कहा ए बी क्या है? ए बी मैंने कहा ए पी प्लस पी बी है। बी सी क्या है? तो आपने कहा बी क्यू प्लस क्यू सी है। और ए सी क्या है? तो आपने लिखा सी आर प्लस आर ए है। और इन सबका सम 6 प्लस 8 14 प्लस 10 24 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ए पी कितना है तुम्हारा? ए पी ये रहा 8 माइनस आर। पी बी आर है, पी बी आर ही तो है, पी बी, ठीक है। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, बी क्यू कितना है? बी क्यू भी आर है। क्यू सी कितना है? यहाँ पे प्लस है भाई। और क्यू सी कितना है? क्यू सी आपने अभी पता किया 6 माइनस आर है। प्लस सी आर कितना है? सी आर भी 6 माइनस आर है। आर ए कितना है? तो आपने कहा 8 माइनस आर है इज 24। देखो 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8, तो 6 प्लस 6 12 और 8 प्लस 8 16, तो 12 प्लस 16 28 हो गया। तो 28, इस आर से आर कट गया, इस आर से ये आर कट गया, और ये आर माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस 2 आर हो गया इस 24। तो आपने कहा देखो सर 28 माइनस 24 इज 2 आर। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 2 आर इज 4, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ आर इज 4/2 इज 2 सेंटीमीटर। ये तो हो गया क्वेश्चन, आर की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेंजेंट की हेल्प से रेडियस से परपेंडिकुलर डाल दिए टेंजेंट पे, उससे एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की। स्क्वायर बनने के बाद हमने ट्राइंगल की जो साइड थी उसमें से एक साइड हमें नहीं पता थी, वो साइड पता कर ली। फिर साइड का रिलेशन निकाला आपस में टेंजेंट की हेल्प से कि कौन सी साइड के पार्ट्स इक्वल है, और रेडियस को उस साइड के पार्ट्स में घुसाने की कोशिश की। फिर हमने पेरीमीटर की हेल्प ली यहाँ पे और उससे क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब इस चीज को तुम कैसे पढ़ते हो वो तुम्हारे पे डिपेंड है। मुझे बता देना कमेंट करके कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कहीं पे भी कोई भी डाउट हो कमेंट करना,
बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लेना, ठीक है ना? मुझे भी पता है कई बार डाउट लग सकता है, बट क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग है। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, जैसे कई बार दिक्कत कर सकता है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैसे बनाया? तो इसके लिए आप एक बार 9th क्लास का बुक सँभाल लेना, है ना? अब मैं यहाँ पे इतना डीपली 9th वाला तो नहीं बता पाऊँगा ना, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। Prove that the tangents drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end point of the arc. दोबारा पढ़ते हैं. Prove that tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle. Midpoint of an arc. सबसे पहले मैंने आपके पास एक सर्किल बनाया. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है. सर्किल बनाया. मैंने एक आर्क ली. अब ये आर्क एक P पॉइंट ले लेता हूँ और एक पॉइंट Q ले लेता हूँ. अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो आर्क है इसको ज्वाइन कर रही तो ये सेंटर से होके जाएगी, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये सेंटर से होके जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती। अभी आपके पास पी क्यू एक आर्क है, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी, मैं नीचे वाली साइड लेता हूँ तो इसका मिड पॉइंट आर ले लूँ। मतलब ये जो मैं इसे लिख रहा हूँ आर्क पी आर इज इक्वल टू आर्क आर क्यू। क्या ये बात बोल सकता हूँ भाई मैं? हाँ या ना बोलना भाई सबसे पहले कि दोनों आर्क इक्वल है, क्योंकि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। अब वो कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। इस मिड पॉइंट आर से आपने अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की, क्या ड्रॉ की? एक टेंजेंट। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी जिसका नाम मैं लिख लेता हूँ ए बी। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है ए बी इज पैरेलल टू द कोड, एक कोड के पैरेलल है जो कहाँ से आई है? ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, मतलब इस पी क्यू कोड के पैरेलल है। तो मैं प्रूव क्या करना है समझ देता हूँ मैं तुम्हें। टू प्रूव तुम्हें ये करना है कि जो पी क्यू कोड है वो पैरेलल है ए बी टेंजेंट के, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बात समझानी है। तो मैं एक बार सेंटर को हटा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ से पी क्यू बनाया था, ठीक है, ये पी क्यू है, मान लेते हैं एक बार। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पी को आर से ज्वाइन कर सकता हूँ? ये कंस्ट्रक्शन है। और क्यू को आर से ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने क्या किया है? ज्वाइन किया है बच्चा, पी से आर को एंड क्यू से आर को। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो एंगल है ये कोड ने टेंजेंट के साथ बनाया और इसी कोड ने अनदर सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट में एक एंगल पी पे बनाया। तो अगर मैं इस एंगल को एक्स लिखूंगा तो इसको भी एक्स लिखूंगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल क्यू आर बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, दैट इज अल्टरनेट सेगमेंट। भाई साहब ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना। इसका प्रूफ तुम्हारे को चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इस चैप्टर की, उसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अदरवाइज आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। टेंजेंट एंड सीगेंट में, टेंजेंट में और कोड में अल्टरनेट सेगमेंट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिमिलरली इस साइड में पी आर एक टेंजेंट है और ये पी आर टेंजेंट अगर यहाँ वाई एंगल बना रही है तो यही कोड पी आर कोड अल्टरनेट सेगमेंट में यहाँ एंगल वाई बना रही है कि नहीं बना रही भाई? तो आप लिखेंगे कि सर एंगल पी आर ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया जिस ट्राइंगल का नाम है बच्चा पी आर क्यू। ये एंगल और ये एंगल, ये एक्स है और ये एंगल वाई है। अब अगर मैं ऐसे बोलूं कि पी आर साइड क्यू आर साइड के इक्वल है तो आप बोलोगे कैसे बोल दिया सर? मैंने कहा देख, आपने कहा कि आर्क इक्वल है तो आर्क इक्वल है तो कोड भी इक्वल होगी भाई। इस आर्क का पी आर नाम है, पी आर कोड और क्यू आर कोड इक्वल होंगी। तो आप लिखेंगे सर देखो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि इफ आर्क इज इक्वल देन कोड ऑल्सो इक्वल, कि अगर आपने आर्क के एंड पॉइंट से कोड बनाई है तो वो कोड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि सर अगर इस ट्राइंगल की बात करें पी आर क्यू में, अगर पी आर क्यू आर के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल पी आर के अपोजिट कौन सा है? पी क्यू आर है। किसके इक्वल होगा? क्यू आर के अपोजिट कौन है? क्यू पी आर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स एंगल वाई के इक्वल है। एक्स एंगल किसके इक्वल है? वाई के।
यहाँ पे लाइन क्या लिखी जाती है? लाइन लिखी जाती है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? देखो यहाँ पे दो लाइनें होती हैं, या तो साइड इक्वल होती है तो एंगल इक्वल हो जाते हैं, एंगल इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल हो जाती है। एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होने पे तो ये बात तुम्हें पता रहनी चाहिए। नहीं पता है तो याद कर लो आज से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है, ये एंगल इस एक्स के इक्वल था, वही वाई के इक्वल हो गया? मतलब कहने का मतलब ये ओवरऑल मैं ये समझ लूं कि एंगल क्यू पी आर इक्वल हो गया एंगल पी आर ए, इक्वल हो गया एंगल पी क्यू आर, इक्वल हो गया एंगल क्यू आर बी। मतलब ये जो चार एंगल तुमने लिख रखे हैं ना यहाँ पे एक्स वाई करके, ये सारे इक्वल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर पी क्यू एक लाइन है और ए बी दूसरी लाइन है। इन दोनों लाइन को, एक लाइन है जिसका नाम है पी आर, यहाँ पे क्या नाम है? पी आर लाइन। ये पी आर लाइन ये एंगल बना रही है और इस एंगल को मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बोल सकता हूँ। और ये वाई और ये एक्स इक्वल भी है, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि सर देखो पी क्यू एंड ए बी आर टू लाइन्स एंड कंसिडर पी आर एज ए ट्रांसवर्सल, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि पी क्यू ए बी पैरेलल है, नहीं, मैंने कह रहा हूँ पी क्यू एंड ए बी आर टू लाइन्स एंड पी आर एज ए ट्रांसवर्सल, देन पेयर ऑफ, मैं थोड़ा सा डीपली लिखवा रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो इसके कन्वर्स कॉन्सेप्ट से हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। समझ में आया कि अगर लाइन पैरेलल नहीं है बट एंगल इक्वल बना रहे हैं तो लाइन तो ऑब्वियसली पैरेलल है। दिस इज द कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बात समझ में आई सबको? ठीक है भाई लोगों, अब थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हुआ है तो एक बार उसको एडजस्ट करके देखना वीडियो को। कहाँ हमें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता ना, वो चीज नोट कर लो कि ये मुझे नहीं आती, मुझे इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। भाई उसको देखे बगैर तो काम नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया तुम्हारे लिए। चलो फिर नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17। या तुम्हारे को भाई यहाँ पे बेसिकली कोई डाउट है तो मैं एक बात और बता देता हूँ। देखो तुमने क्या किया है, तुमने कहा पी क्यू जो था और यहाँ से ए बी था, तो यहाँ पे पी आर है, तो ये जो एंगल है ये एंगल इसके इक्वल है। कौन से कॉन्सेप्ट से? ये एक्स ले लेता हूँ, ये वाई, या सॉरी नीचे लिखा था ना वाई अपन ने, तो ये वाई है और ये एक्स है। तो एंगल एक्स इक्वल है एंगल एंगल इधर वाले वाई के, है ना? कौन सा एंगल? एंगल पी क्यू आर इक्वल निकाला हमने एंगल पी आर ए के। क्यों निकाला? क्योंकि सॉरी दिस इज अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है। पहली बात तो ये याद रखना है, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। ऐसे ही तुमने ये भी लिख दिया कि ये एंगल एक्स है टेंजेंट के साथ, तो एंगल क्यू आर बी किसके इक्वल निकाल दिया तुमने? एंगल क्यू पी आर के। ये भी कौन सा अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है कि एक कोड टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो वही कोड सर्कल के दूसरे सेगमेंट में अगर कोई एंगल बनाएगी वो इक्वल होंगे आपस में। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट होता है। हम तुमने कहा कि देखो सर एंगल एक्स को एंगल वाई के इक्वल कर दिया किसके अंदर? इन ट्राइंगल पी आर क्यू में। क्यों? क्योंकि आर्क पी आर इक्वल थी आर्क क्यू आर के। तो आर्क इक्वल है तो कोड भी इक्वल होगी, तो पी आर कोड इक्वल हो जाएगी क्यू आर कोड के। और हमने कह दिया कि इस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो साइड इक्वल होने से एंगल भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर एंगल इक्वल है तो हमने एक बात पकड़ ली कि अगर ये पी क्यू लाइन है और ये लाइन ए बी है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि पी आर एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है और ये एंगल इसके इक्वल आ गया, वाई एंगल एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहा है। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम इधर से भी कर सकता था क्या कि ये एक्स एंगल इस वाई एंगल के इक्वल है? मैंने कहा हाँ, इधर से भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही पेयर बना रहा है। आप बस ये लिखना पड़ेगा कि क्यू आर एज ए ट्रांसवर्सल काम में ले रहे हैं। तो इससे हमें कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से पता चला कि पी क्यू लाइन किसके इक्वल आ गई? ए बी के। तो इसने हमने समझ लिया कि जब भी किसी आर्क के मिड पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस आर्क के एंड पॉइंट पे अगर हमने एक कोड ड्रॉ कर दी तो उसके पैरेलल होगी।
ये याद भी रखना है, ये एक थ्योरम बन जाती है, ठीक है ना। कैसे प्रूव करते हैं वो हमने कर लिया। ठीक है भाई साहब, उम्मीद कर रहा हूँ ये जो शॉर्ट में मैं बाद में बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है तुम्हारे को, ठीक है ना। क्लियर है भाई सबको? ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। लगभग बोल देखी हुई सी बातें लग रही हैं। तुमने कहा ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक बात समझनी पड़ेगी जो 9th क्लास की है। नहीं, नॉर्मली भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये पी पॉइंट है और ये एक सेंटर है ओ। तो आपने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की और यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ की। तो इस टेंजेंट का नाम पी रख लेते हैं और इस टेंजेंट का नाम पी बी रख लेते हैं। ये सेंटर ओ है। ओपी जो है तो हमने कहा ओपी है ना। ओपी जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। मतलब अगर यहाँ पे मैं पॉइंट डी ले लूँ तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है। कहना क्या चाह रहा है कि ओपी इक्वल्स टू टू डायमीटर। तो ओपी इक्वल्स टू डायमीटर मतलब 2r। और हमें ये पता है कि सर ओडी इक्वल्स टू आर है। ओडी कितना है? आर। तो डीपी कितना हो जाएगा? डीपी हो जाएगा ओपी माइनस ओडी। ओपी 2r है माइनस आर इज आर। तो ये तो समझ में आया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। हमें कह रहा है कि बताइए एपीबी क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एपीबी मतलब इस एबी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हमें प्रूव करना है कि एपीबी ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने एक बात पढ़ी थी ना, एंगल से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले काम देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस ए बी साइड को पी ए के और पी बी के इक्वल लाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मुझे ये तो पता है कि सर ए पी इक्वल बी पी है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है, मतलब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक ट्राइंगल आपका बन रहा है यहाँ पे बच्चा, जिसका नाम आपने ए बी पी बोला है, तो टेंजेंट्स तो इक्वल है। ए पी इक्वल बी पी है तो मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। बस ये एंगल और इक्वल ले आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो समझना है। देखो, अगर आप ये बोले कि सर ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है ए पी पे, कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे? ये तो गलत बात नहीं है। तो इसका मतलब और ये जो ट्राइंगल है आपका, थोड़ा सा आराम से समझना कोशिश करना, हर एक चीज को समझाता हुए चलूंगा। ओ ए पी राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई गलत तो बात नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ सर। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसके मिड पॉइंट को अगर मैं पकड़ूं तो डी मिड पॉइंट है। अरे ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो डी मिड पॉइंट हुआ। तो इसको अगर आपने ज्वाइन कर दिया, क्या कर दिया? ज्वाइन। तो ये जो ए डी आएगी ये भी इक्वल आएगी ओ डी और ओ डी पी के। ये कौन सा रूल बता दिया सर आपने? मैंने कहा देखिए एक रूल होता है कि आप कभी भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को देखोगे, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट यहाँ पे डी है, तो वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे आता है, क्योंकि इनका तो मिड पॉइंट है ही पहले से हाइपोटेन्यूज का, तो इसके भी इक्वल आ जाता है। ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट था कि आप इसको प्रोड्यूस करते थे फिर इसको ज्वाइन करते थे। बट आपने प्रोड्यूस इस हिसाब से किया है कि ये जो लाइन जितनी प्रोड्यूस की है वो किसके इक्वल है, इस लाइन के। तो इसको अगर आप सब कहना चाहते पहले पहले सर हमें ये कॉन्सेप्ट समझाओ, तो इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं पहले नई स्लाइड ले लेता हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को, तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ एक बार ए बी सी, समझाने के लिए लिख रहा हूँ भाई। तो ये अगर इसका डी है, ये इस ए सी का मिड पॉइंट है, तो दैट इज द हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। उसको अगर वर्टेक्स से ज्वाइन करो, तीनों वर्टेक्स है, तो वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। प्रूव करना है अपने को। कहने का मतलब ये लाना है कि ए डी इक्वल डी सी इक्वल बी डी लाना है, ठीक है भाई। मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि काम आएगा तुम्हारे को। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपने बी डी को प्रोड्यूस किया, बट इस हिसाब से किया कि बी डी किसके इक्वल है, इस लाइन के, मतलब ई तक प्रोड्यूस किया। तो आपने इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि बी डी किसके इक्वल है, डी के। फिर आपने ई से ज्वाइन कर दिया सी को, ठीक है। फिर आपने दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल लिया ये वाला ए डी बी,
दूसरा ट्राइंगल लिया ईडीसी, तो आपने एक ट्राइंगल लिया एडीबी और दूसरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एक इसके ट्राइंगल के इसके, तो मतलब डी एंगल डी के इक्वल है तो डी तो बीच में ही रहेगा। एडी किसके इक्वल आएगा, है ना, वो समझना है। तो एडी इक्वल है सी डी के, तो सी लिखना पड़ेगा। और बी डी किसके इक्वल आएगा, डी के। तो कैसे इक्वल होगा भाई, ये एस ए एस रूल से इक्वल हो जाएगा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और बीच वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। अगर इनको तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हो तो ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आता है, मतलब एंगल ए बी डी इक्वल आ गया एंगल सी ई डी के, सीपीसीटी से। तो आप ये बोल सकते हो कि सर देखो दो लाइनें हैं, एक का नाम ए बी है और दूसरी का नाम है ई सी, इनको एक लाइन है बीई जो कट कर रही है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से आपने कहा ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपने ए बी को पैरेलल कर दिया। ये भाई साहब ये कॉन्सेप्ट 9 क्लास का है ईसी के। तो आपने कहा देखो सर अगर मैं बी सी को ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी 90 आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल है। को इंटीरियर एंगल कौन से एंगल है भाई, को इंटीरियर एंगल। तो आपने कहा एंगल बी तो 90 है, तो प्लस एंगल सी इज 180, तो यहाँ से आपने सोल्व करके निकाल दिया एंगल सी कितना आ गया 90। क्या ये बात समझ में आई सबको। अब मैंने कहा देख अगर आपने ए को सी से ज्वाइन कर रखा है और बी को ई से ज्वाइन कर रखा है तो आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है ये वाला जिसका नाम है ए बी सी, और एक ट्राइंगल है ये वाला जिसका नाम है ई बी सी। ठीक है, तो बी सी कॉमन है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, और इसी लाइन से इस कॉन्ग्रुएंट रूल से आपने ये भी तो प्रूव कर सकते हो कि ए बी किसके इक्वल है, सी के। सीपीसीटी से देख लो, ए बी फर्स्ट थर्ड, सी फर्स्ट थर्ड, तो ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया। तो क्या आप बोल सकते हो कि एस ए एस रूल से मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई सी बी के। देखो बी एंगल सी के इक्वल है, ए बी इक्वल है ई सी के, और बी सी इक्वल है बी सी के। सही है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि सर ए सी किसके इक्वल है, बी ई के। बोल सकता हूँ भाई। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि हाफ ऑफ ए सी भी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी के, तो हाफ ऑफ ए सी में कौन आ जाता है, ए डी आ जाता है, और हाफ ऑफ बी में डी भी आता है और बी डी भी आता है। मैं एक बार बी डी पकड़ लूँ तो ए डी किसके इक्वल है, बी डी के। और आपको ये पहले से पता है कि ए डी किसके इक्वल है, सी डी के भी इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, बी डी। मतलब कि तीनों वर्टेक्स किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, किससे, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज से। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था। तो चलो आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर दिस ए डी, जो ए डी है, ए डी इक्वल है ओ डी, इक्वल है डीपी, और इक्वल है ओ ए के। ओ ए भी तो रेडियस है, अरे ओ ए भी तो रेडियस है। तो इससे आपके पास ये आया कि ट्राइंगल ए ओ डी जो है वो इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइडें इक्वल है। तो आपने पकड़ ली बात को, एंगल ए ओ डी 60 डिग्री आ गया सर। क्या ये बात पकड़ में आई सबको, ठीक है। अब आपको क्या पकड़ना है, देखो पहले बात तो तुमने एंगल निकाल लिया सेंटर का, कैसे निकाला है समझना पड़ेगा। कैसे निकाला याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। अब तुम्हें क्या पकड़ना है, कॉन्सेप्ट ये पकड़ना है कि सर यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ओ ए पी। इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, मैं करवाऊंगा। ये 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो मेरे को कोई बताएगा ये एंगल कितने का होगा। तो आप बोलोगे सर देखो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी तीनों का सम 180 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ एंगल ए अगर 90 है, एंगल ओ 60 है, तो एंगल पी निकालने का काम मेरा है। 90 प्लस 60 150, तो एंगल पी हो जाएगा 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो ये एंगल पी अगर 30 है, ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सर ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको, ओ से इधर जा रहा है, और ये नीचे वाला ट्राइंगल, ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल बी ओ पी कॉन्ग्रुएंट है, क्या है,
ऐसे कैसे बोल सकते हो सर, हमारे को नहीं पता, बताओ हमें। मैंने कहा देख भाई, एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है जिसका नाम है ए ओ पी, और एक ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है जिसका नाम है ओ बी पी। सबसे पहले ओ ए इक्वल है ओ बी के, और ये जो ओ पी है ये तो कॉमन ही है, दिख रही है। और ए पी बी पी के इक्वल है क्योंकि टेंजेंट है। अरे यार टेंजेंट नहीं है क्या ए पी इक्वल बी पी, बोल सकता हूँ ना ये तो एस एस रूल से मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या निकल के चाहिए, क्या वो बताओ सर। मैंने कहा इससे मेरे को ये चाहिए कि एंगल ए पी ओ इक्वल आ जाए एंगल बी पी ओ के, जो ऑब्वियसली आ जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा ना। तो इससे मेरे को ये पता चला ये 30 है तो ये भी 30 है, तो इक्वल कितना हो जाएगा 30 के। और मुझे अगर एंगल ए पी बी चाहिए, पूरा एंगल चाहिए, ये एंगल पूरा चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस इज सम ऑफ एंगल ए पी ओ एंड सम ऑफ एंगल बी पी ओ। ये सुनो बच्चा, तो क्या एंगल 30 प्लस 30 60 डिग्री आ जाएगा। काम हो गया, बस इतना ही करना था, बस इतना ही करना था। इतना काम समझ में आया तो बहुत इजी काम हो गया। कैसे? बोले सर आपने एक ट्राइंगल बना दिया, ऐसे था ये पहले तो, अब आपने इसको ऐसे बना लिया जिसमें आपने बताया ये पी एंगल है, ये ए है और ये बी है। तो ये जो पूरा एंगल है आपने निकाल लिया 60 डिग्री, और आप ये भी कह रहे हो कि ए पी इक्वल है बी पी के। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये इक्वल है, मतलब एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, और एंगल पी तुम्हारा कितना है 60। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये दोनों एंगल एक्स के इक्वल है एक बार के लिए। तो x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो 2x इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से आप x निकालोगे 60, तो आपको ये पता चला कि ये ट्राइंगल ऐसा है जिसके तीनों एंगल 60 हैं। तो क्या आप ये बोलोगे कि ट्राइंगल ए बी पी जो है, या ए पी बी जो है, ए पी बी बोला है उसने, तो ए बी पी इज इक्विलेटरल। अरे हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। तो हमारे को एक बात ये समझनी पड़ेगी, सबसे पहले हम ए को डी से ज्वाइन करेंगे ताकि हमारे पास सेंटर पे एंगल आ जाए। एंगल ओ कैसे निकाला कि हमें एक रूल समझना पड़ेगा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को ज्वाइन, जो मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, वो उसी ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। उससे हमारे को ये पता चला कि एक ट्राइंगल होता है ए और डी, वो क्या निकल के आएगा, इक्विलेटरल निकल के आएगा। वो ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल आ जाता है तो हमारे पास एंगल सेंटर पे एंगल ये आ जाता है 60 डिग्री। फिर हम एंगल पी निकालते हैं, फिर हम दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो पूरा एंगल पी निकालते हैं। पूरा एंगल पी आने के बाद हमें बस काम इजीली हो जाता है यहाँ से। अब कोई बच्चा कहते नहीं सर यही क्वेश्चन नंबर 17, यही क्वेश्चन नंबर 17 हमें, क्वेश्चन नंबर 17 हमें साइन थीटा कोस थीटा की हेल्प से बताइए। तो मैंने कहा देख, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ फटाफट। यहाँ से तेरे पास एक डायग्राम ऐसा है, ये ज्वाइन कर लिया मैंने, और यहाँ पे आ गया पी तेरा, ठीक है, ये पी है, ये ए है और ये ओ है, और ये यहाँ पे ऐसे। तो अगर मान ले मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तू ये कह रहा है कि सर देखो ये आपके पास एक ट्राइंगल हो छोटे वाला जिसका नाम है ए ओ पी, ये जो ओ पी 2 आर है, ये आर है, तो इस एंगल को मैं एक बार के लिए थीटा ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? थीटा। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री है ही, तो मैं सबको पता है, तो ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे आएगी आर अपॉन 2 आर, तो आर से आर कटेगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा 1/2 के। और साइन थीटा में 1/2 कौन होता है भाई? 1/2 होता है साइन 30 डिग्री। तो आपने फटाफट थीटा कितना निकाल लिया 30 डिग्री, घुमा फिरा के बाद तो ये थीटा 30 डिग्री निकाला। अब ये जब 30 आया है तो ये 30 है, तो नीचे वाला भी 30 है, और फिर तो वही काम चलेगा कि ए पी इक्वल बी पी है, तो ये दोनों एंगल कितने के आएंगे? 60 60 के आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? भी काम तो वही करना पड़ेगा ना, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्राइंगल बी ओ पी के, फिर ही तो तुम्हारे पता चलेगा ये 30 है तो नीचे वाला भी 30 होगा, फिर तो काम वही चलेगा। मतलब थीटा निकालने का एक नया तरीका समझाया। उसमें थीटा निकालने का तरीका मैंने क्या समझाया तुम्हें कि राइट एंगल ट्राइंगल में पहले तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट डी लेकर ज्वाइन करना पड़ेगा, तो दोनों चीजें तुम्हें आनी चाहिए। कहीं दिक्कत है वीडियो देखो और समझो, नोट्स बनाओ अपने, ठीक है।
तो हमने ये यहाँ पे मैंने मिड पॉइंट वाला बता दिया कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्या इसी में करें, नेक्स्ट में कर लेते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 17 तक तो एकदम प्रिपेयर हो जाना चाहिए। 14, 15, 16, 17 4 क्वेश्चन किए, 40 मिनट लगे। इन 40 मिनट का रिजल्ट तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है तो। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।